अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम विज़ुअल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ब्लड कोआगुलेशन कैसे होती है, ब्लड कोआगुलेटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, इसके कितने स्टेजेस होती हैं इस कोआगुलेशन प्रोसेस को स्टार्टअप करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में देखेंगे कि उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम अपना ब्लड कोआगुलेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें कोआगुलेशन ऑफ ब्लड है। कोआगुलेशन की डेफिनेशन क्या है? कोआगुलेशन क्लॉटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेस इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम ए जेली लाइक मैस few minutes after it is shed out or collected in a container। अब बेसिकली है क्या कि जो कोआगुलेशन का प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड लाइक ब्लड है वो डेंस होता होता जेली लाइक मैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम कोआगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं। अब कुछ फैक्टर हैं जो कि क्लॉटिंग में ज़रूरी होते हैं। ये 13 फैक्टर हैं, जैसे फैक्टर 1 है फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन है, फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 5 लेबाइल फैक्टर है, फैक्टर 6 जो अभी तक मौजूद है पर उसकी कोई हिस्ट्री या रिसर्च से उसकी कोई एविडेंस नहीं मिला। फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर होता है, फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर है, फैक्टर 10 स्टॉर्ट पावर फैक्टर है, फैक्टर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट है, फैक्टर 12 हैगमैन फैक्टर होता है, ये फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ये सारे फैक्टर हैं जो कि एक एक्टिवेट हो जाए तो नेक्स्ट को एक्टिवेट कर देता है। इस तरह ये वैसे सारे जो फैक्टर हैं ये ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं। जब एक एक्टिवेट होता है तो वो अपने नेक्स्ट वन को एक्टिवेट करता जाता है। इस तरह पूरा कैस्केड एक्टिवेट होता है तो फिर आपकी क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब सीक्वेंस ऑफ क्लॉटिंग मैकेनिज्म में यही थ्योरी बताई है कि ये एक एंजाइम कैस्केड थ्योरी है, जिसमें एक जो प्रो एंजाइम है क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में है वो नेक्स्ट को एक्टिवेट कर देता है। इस तरह नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्टिवेशन होती रहती है। इस प्रोसेस को एंजाइम कैस्केड थ्योरी बोलते हैं। ठीक है। अब जब ब्लड क्लॉटिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसमें 3 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले होता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। दूसरा जो प्रोथ्रोम्बिन, दूसरी स्टेज ये है कि जो प्रोथ्रोम्बिन बन चुका है फर्स्ट स्टेज में, उसने थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाना है। फिर इस थ्रोम्बिन की वजह से फाइब्रिनोजन जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है प्रेजेंट आपके प्लाज्मा के अंदर, वो जाके फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 बेसिकली स्टेजेस हैं ब्लड क्लॉटिंग की। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना, फॉर्मेशन उसकी, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना, फिर फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना। तो सबसे पहली स्टेज है वो है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना। Blood clotting commences with the formation of substance called prothrombin activator which convert prothrombin into thrombin। अब सबसे पहला स्टेज क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन। जैसे ये बनेगा ये सेकंड स्टेज को लीड करेगा कि जिसमें प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन रहा है। तो सेकंड स्टेज को लीड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या फैक्टर है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का बनना। अच्छा, अब ये जो फैक्टर है इट्स फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड बाय सब्सटेंस प्रोड्यूस आइदर विद इन द ब्लड और आउटसाइड द ब्लड। अब ये आपके ब्लड के अंदर या ब्लड की जो बाहर जो फ्लूइड है उसके अंदर मौजूद हो सकता है। अब ये 2 तरह से बनता है, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इधर ये ज़रा ब्लर पिक्चर है, आपकी बुक में बड़ी क्लियर पिक्चर इसकी बताई हुई है, जिसमें जो स्टेज 1 है जिसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन हो रही है, उसका एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे इस तरह है कि जैसे ही
सेल या वेजल डैमेज हुई है, एंडोथेलियल डैमेज आया है, कोलेजन एक्सपोज हुई है, तो साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो फैक्टर जो आपका जो क्लोटिंग फैक्टर 12 था वो एक्टिवेट हो जाता है। क्लोटिंग फैक्टर 12 एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है, वो 11 को एक्टिवेट कर देता है, 11A में कन्वर्ट कर देता है, वो 9 को 9A में कन्वर्ट कर देता है, फिर जो फैक्टर 10 है वो 10A में कन्वर्ट होके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देता है। इसी तरह जब जैसे कोलेजन एक्सपोज होगी, प्लेटलेट उसकी तरफ आएंगे, प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड की तरफ मजीद अट्रैक्ट होंगे, तो ये साथ साथ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को एक्टिवेट करते जाएंगे। एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो जैसे ही आपका कोई टिश्यू ट्रॉमा हो जाए या जो टिश्यू एक्सपोज हो जाए, उसकी तरफ क्या है कि उसकी ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड एक्सपोज हो जाती हैं। तो ये जैसे एक्सपोजर आता है तो जो फैक्टर 10 है वो एक्टिवेट हो जाता है, और कैल्शियम की मौजूदगी में ये थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देता है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या है कि फाइब्रिनोजन जो कि प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, थ्रोम्बिन की जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, उसने क्या किया, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव को एक्टिवेट करके एक्टिव फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट कर दिया। फाइब्रिनोजन फिर क्या करती है, फाइब्रिन की लूज थ्रेड बनाती है, जो कि कैल्शियम की प्रेजेंस में जो प्लेटलेट्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल हैं, उसके इर्द गिर्द फाइब्रिन को का नेटवर्क बना देती है, और वहाँ पे जो सारे ब्लड के सेल्स हैं वो एक जगह फॉर्मुलेट हो जाते हैं, उस मैशवर्क में ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरह वहाँ जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है और क्लॉट बन जाता है। अब स्टेज 2 का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पहले दे दी। इसमें क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे से जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना है उसने क्या करना है, आगे प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्जन करवा देनी है। ठीक है, जैसे ही थ्रोम्बिन बन जाता है, ये मजीद थ्रोम्बिन को पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एक्टिवेट करता जाता है। फिर जो स्टेज 3 थी उसमें क्या हो रहा था कि फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, जैसे ही फाइब्रिनोजन एक्टिवेट होगा, ये फर्दर फाइब्रिन में एक्टिवेट करता जाएगा, और इस तरह ये सारे जो थ्रेड लाइक फाइब्रिन है वो एक मैशवर्क बना देते हैं और क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्लॉट होता क्या है, बेसिकली इधर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ब्लड क्लॉट इज डिफाइंड एज mass of coagulated blood which contains RBCs, WBCs, platelet entrapped in fibrin meshwork। जो फाइब्रिन मैशवर्क था उसके अंदर जितने भी सेल मिल के एक जाल सा बना देंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड है वो जेल लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से ब्लड लॉस होने से बच जाता है। इसको ब्लड क्लॉट बोलते हैं। क्लॉट रिट्रैक्शन। अब क्लॉट रिट्रैक्शन वो फिनोमेना है कि जैसे ही खून रुक गया, खून के बहने को रुकने के बाद 30 से 45 मिनट बाद एक येलोइश सा स्ट्रॉक ब्लड सीरम ब्लड उस क्लॉट से निकल आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे खून निकलना बंद होता है, उसके कुछ देर बाद येलोइश सा फ्लूइड निकलता है, उसको वो होती है ऊजिंग। अच्छा, दी प्रोसेस इन्वॉल्व कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट। इस प्रोसेस में क्या है कि जितने भी ब्लड के अंदर एक्टिन मायोसिन, सेल के अंदर मौजूद एक्टिन मायोसिन हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेल का जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करके उस मैशवर्क से निकल जाते हैं। तो इस तरह क्लॉट्स पड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद फाइब्रिनोलाइसिस का फिनोमेना आता है। इसमें क्या होता है कि जो क्लॉट बना है वो ब्लड फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट ना करे, इसलिए जैसी आपकी ब्लड वेसल रिपेयर हो जाएगी, उसके बाद जो क्लॉट बना था उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो टूटना शुरू हो जाएगा।
इस प्रोसेस के लिए हमें प्लाज्मिन और फाइब्रिनोलाइसिन रिक्वायर होता है, वो जो क्लोट है उसको तोड़ देता है। अब इधर सारा फाइब्रिनोलाइसिस का फिनोमेना बताया हुआ है कि जैसे ही आर्टरी या कोई वेसल डैमेज हुई, थ्रोम्बिन म्यूडिलिन और थ्रोम्बिन क्या करता है कि थ्रोम्बिन कम्प्लेक्स बना देता है। अब इसकी वजह से प्रोटीन सी, एक्टिवेटेड प्रोटीन सी में कन्वर्ट होके आपकी जो फैक्टर 5 है और 8 है उसको एक्टिवेट कर देगा, वो जाके एक्टिवेशन कर देगा आपके टीपीए की। फिर उसकी वजह से प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्लाज्मिन जाके जो फाइब्रिन मैशवर्क होता है क्लोट के अंदर उसको तोड़ना शुरू कर देता है। तो ये था हमारा कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के ऊपर टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि आप क्या जो कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप्स। आप सबको इल्म है कि ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, आपने इसको मैट्रिक एफएससी दोनों में पढ़ा हुआ है। अभी हम उसी को रिव्यू करेंगे। ब्लड का जो ग्रुपिंग है, जिसमें हमें पता है कि जो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है वो एबीओ है। ठीक है, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखते हैं। जैसे ही दो इंडिविजुअल का हम ग्रुप ब्लड मिक्स करते हैं तो उसमें क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि क्लोट बनना शुरू हो जाते हैं ब्लड में। ब्लड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके लोथड़े बना देता है, ऐसे जो माइक्रोस्कोप में नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब ये होता क्या है, ये साइड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होता है। कब होता है? जब ब्लड ग्रुप्स आपस में मैच नहीं करते, उसके बावजूद एक दूसरे ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाए तो उसके नतीजे में ब्लड की क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन नजर आती है। अब इस चीज का पुराने वक्तों में पहले अंदाजा नहीं था, फिर इसकी रिकवरी कार्ल लैंडस्टीनर ने की 1901 में। उसको नोबेल प्राइज 1930 में मिला कि उसने इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर को रिकग्नाइज किया, इस मिस्ट्री को सॉल्व किया कि क्यों जैसे ही एक बंदे का ब्लड दूसरे में लगता है तो क्यों वो रिएक्शन शो करता है, क्यों क्लोटिंग हो जाती है। तो इसके लिए हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिपेंड अपॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। अब होता क्या है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड है। जो लैंडस्टीनर है इसने दो एंटीजन डिफाइन किए, एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह हम ब्लड ग्रुप को उसका स्पेसिफिक नेम देंगे। अब इन एंटीजन को एग्लूटिनोजेंस भी उसने बोला है। ठीक है, जहां जहां एग्लूटिनोजेंस का नाम आएगा इसका मतलब है कि उसने एंटीजन का नाम बोला है। ठीक है, अब उसने एंटीबॉडीज भी ब्लड ग्रुप और प्लाज्मा में देखे तो उस एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिन्स बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो एंटीजेंस हैं उनकी। अब कुछ जो एंटीबॉडीज थी जो उसने सीरम में देखी वो एंटी ए है, उसको अल्फा एंटीबॉडी भी बोलते हैं, या एंटी बी, या उसको बीटा एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। अब जो स्पेसिफिक एंटीजन है वो स्पेसिफिक उसके साथ उसी के नाम की जो एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट नहीं होगी। इधर थोड़ा मुश्किल अल्फाज में वही जो अल्टरनेटिव नेम है उसके साथ बताया है कि जिस ग्रुप की फर्ज करो कि ए एंटीजन है तो उस ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। तो इधर बताया है कि एक पर्टिकुलर एग्लूटिनोजन में एक उसी का रिलेटिव एग्लूटिनन, मतलब कि एक पर्टिकुलर एंटीजन में उसी का रिलेटिव एंटीबॉडी मौजूद नहीं हो सकता। फिर इस तरह उसने दूसरी बात ये की कि अगर प्रेजेंट होगा तो इसमें क्लम्पिंग आ जाएगी, ब्लड में आपस में रिएक्शन हो जाएगा, तो इसको लैंडस्टीनर लॉ बोलते हैं।
अब लैंडस्टीनर लॉ क्या है कि इसने 2 लॉज पेश किए, जिसके में इसने लिखा है, फर्स्ट लॉ ये है कि अगर एक पर्टिकुलर एग्रीटोनोजन मतलब कि एक पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट होगा किसी भी रेड ब्लड सेल के ऊपर, या ए हो सकता है या बी हो सकता है, तो उससे जो रिलेटिव एंटीबॉडी है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास ए एंटीबॉडी मौजूद नहीं होंगे, ऑपोजिट एंटीबॉडी मौजूद होंगे, बी एंटीबॉडी मौजूद होंगे। ठीक है, ये ऑपोजिट सिस्टम है। अगर इसी तरह एक एंटीजन एब्सेंट है, मतलब उसी बात को उसने घुमा के बताया कि अगर एक एंटीजन एब्सेंट है तो उसका रिलेटिव जो ऑपोजिट जो एंटीबॉडी है वो मौजूद होगा। ठीक है, तो ये उसका लॉ था। उसने फिर RH फैक्टर के लिहाज से भी बताया, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को उसने फर्दर डिस्क्राइब किया। हालांकि जेनेटिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद हैं, जिसमें कहते हैं कि मोर देन 20 ब्लड ग्रुप सिस्टम डिफाइंड हैं, जिसमें लैंडस्टीनर ने 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किए थे, जिसमें ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और इस सब का पढ़ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में उसने कहा है कि 2 तरह के एंटीजन मौजूद हैं। RBC के ऊपर 2 तरह की एंटीजन मौजूद होती हैं, एंटीजन A और एंटीजन B। अब ये या प्रेजेंट भी हो सकती हैं या एब्सेंट भी हो सकती हैं, दोनों इकट्ठी भी मौजूद हो सकती हैं, दोनों हो ही नहीं सकती, मतलब एब्सेंट भी हो सकती हैं। तो इस लिहाज से 4 ग्रुप सिस्टम बनते हैं, एंटी ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। ठीक है, अब इस स्लाइड पे उस बंदे ने ये डिस्क्राइब किया कि जिस आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होगा उस ग्रुप को ए ग्रुप बोलेंगे, जिस एंटीजन के ऊपर जिस आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन होगा उसको बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब जिसके ऊपर दोनों ही प्रेजेंट होंगे उसको ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे, और जिसके पास दोनों ही एब्सेंट होंगे उसको ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ये होगी एंटीजन के लिहाज से बात। अब बात करते हैं एंटीबॉडी के लिहाज से बात। जैसे फर्ज करें कि किसी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, इसका क्या मतलब हुआ, उसके पास क्या, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ए। अब उसके पास ऑपोजिट एंटीबॉडी मौजूद होगी। अब ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीबॉडी क्या जाएगी, बी एंटीबॉडी। फिर इसी तरह अगर किसी के पास बी एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी, ए एंटीबॉडी। अब इसी तरह अगर ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें, ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन है तो दोनों ही एंटीबॉडीज एब्सेंट होंगी। अब बात करें हम कि अगर एंटीजन दोनों में प्रेजेंट ही नहीं है तो उसके पास दोनों एंटीबॉडीज मौजूद होंगी ओ ब्लड ग्रुप में। डिटर्मिनेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसको हम मैचिंग और क्रॉस मैचिंग के थ्रू डिटर्मिन करते हैं। अब इसका ये प्रिंसिपल होता है कि ब्लड ग्रुपिंग टाइप इज done on the basis of agglutination. Agglutination means collection of separate particle like RBC into clump or masses. अब इसमें agglutination की डेफिनेशन बताई है कि RBC जब एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाएं, लोथड़ों में कन्वर्ट हो जाएं, तो उसको agglutination का फिनोमेना बोलेंगे। Agglutination occurs if antigen is mixed with its corresponding antibody. अब agglutination होती कब है, जैसे हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मेरे साथ कोई ए एंटीबॉडी ऐड होगी है, होनी चाहिए मेरे बॉडी में बी एंटीबॉडी, पर मेरे पास बी एंटीबॉडी की बजाय ए एंटीबॉडी आ गई है। अब मेरा जो एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और मेरे बॉडी पे डिफरेंट किस्म के साइड इफेक्ट शो करेंगे। और अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे पास एंटीबॉडी क्या है, ए एंटीबॉडी है। अब अगर मेरी बॉडी में कोई
बी एंटीबॉडी इंसर्ट कर देगा तो मेरा उस बी एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन होके एक मतलब कि कोई भी साइड इफेक्ट शो हो सकता है, मुझे रैशेज हो सकते हैं, एलर्जी हो सकते हैं, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, कोई भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज को हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब इधर एक आसान सा टेबल बताया है कि फर्ज करो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसका क्या मतलब है कि उसके पास एंटीजन ए है और उसकी बॉडी में ऑपोजिट एंटीबॉडी होगी एंटीबॉडी बी। ये नॉर्मल ब्लड ग्रुप्स की बात हो रही है। अब बी ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब है कि उसके पास बी एंटीजन है और उसके पास एंटीबॉडी ए है, या अल्फा भी कह सकते हैं। अब जिसके पास ए बी ग्रुप है, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, उसके पास आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और इसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, क्योंकि जब ए बी एंटीबॉडीज दोनों इकट्ठी आ जाएंगी तो वो तो रिएक्ट करके मसला क्रिएट कर देंगी। इसलिए जब एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट होंगे तो दोनों एंटीबॉडी एब्सेंट होंगी। अब अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप शो करता है कि कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, तो कोई एंटीजन मौजूद नहीं होगी तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास दोनों एंटीबॉडीज मौजूद हो सकती हैं, तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। अब इधर एक टेबल बताया है जिसमें बताया है कि जो इंडियन है, एशियन है, यूरोपियन में कौन कौन से ब्लड ग्रुप किस परसेंटेज में मौजूद हैं। अब ए ब्लड ग्रुप का मैं जस्ट डिस्क्राइब कर देती हूँ कि इंडियंस में ए ब्लड ग्रुप 23% है, एशियन में 25 और यूरोपियन में 42। अब इम्पोर्टेंस की बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, तो जो डोनर और रेसिपिएंट होता है, ब्लड देने वाले को डोनर कहते हैं, ब्लड रिसीव करने वाले को रेसिपिएंट कहते हैं। ठीक है। अब ये दोनों के जो डोनर होता है और जो रेसिपिएंट है उसके बारे में इधर डिटेल से बताया है कि कौन कौन सी जो फैक्टर्स हैं वो डोनर्स पे इफेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली कंपैटिबल ब्लड मस्ट बी यूज्ड। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान सिर्फ जो रिलेटिव ब्लड ग्रुप होगा वही हम यूज करेंगे। The one who gives blood is called donor and the one who receives blood is called recipient. जो ब्लड देता है उसको डोनर बोलते हैं, जो रिसीव करता है उसको रेसिपिएंट बोलते हैं। While transfusing the blood, antigen of the donor and the antibody of recipient are considered. अब ये एक इम्पोर्टेंट रूल है कि जैसे ही आपने किसी को ब्लड देना है तो देने वाले का एंटीजन, मतलब देने वाले का जो ब्लड ग्रुप डिटरमिनिंग फैक्टर है एंटीजन, उसको कंसीडर किया जाता है और लेने वाले की एंटीबॉडी को कंसीडर किया जाता है। ठीक है। देने वाले के जो आरबीसी के ऊपर मौजूद एंटीजन है, जैसे मेरे पास मेरा अगर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो जो मेरा एंटीजन है वो बी है, तो मेरा एंटीजन कंसीडर होगा। मैं जिस बंदे को ब्लड दे रही हूँ उसका एंटीबॉडी कंसीडर होगा कि उसके पास मेरे ब्लड ग्रुप के खिलाफ कोई एंटीबॉडी मौजूद ना हो। मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो ब्लड ग्रुप मेरे पास एंटीजन बी आएगा और मेरी एंटीबॉडी ए होगी। अब जो मेरा ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा बंदा, उसके पास एंटीबॉडी बी ना हो। ठीक है। अगर होगी तो वो फर्दर आगे रिएक्शन शो करेगी। समझ आ गई बात। द एंटीबॉडी ऑफ डोनर एंड एंटीजन ऑफ रेसिपिएंट आर इग्नोर, और जो उसके ऑपोजिट फैक्टर्स हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। द आरबीसी ऑफ ओ ग्रुप हैज नो एंटीजन। अब हम बात करते हैं कि जो ओ ब्लड ग्रुप्स हैं जिनके पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता, उनके पास दोनों एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। ठीक है। हमने बात की कि देने वाले का एंटीजन कंसीडर होता है, तो जो ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो जब भी वो किसी भी पर्सन को ब्लड ग्रुप डोनेट करेगा तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए जो ब्लड ग्रुप ओ वाले पेशेंट होते हैं, डोनर्स होते हैं, उनको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अब जब हम लेने की बात करें, रिसीव करने की बात करें,
तो जो ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके ब्लड ग्रुप ए बी है, उसके पास दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, पर उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो चूंकि हम रिसीव करने वाले की एंटीबॉडी कंसीडर कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि आप जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, हम उनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है। जो भी एंटीबॉडी इनकी बॉडी में इंसर्ट कर देंगे तो ये इजीली उसके साथ बगैर रिएक्शन के हमारी बॉडी नीड पूरी कर देंगे। अब मैचिंग और क्रॉस मैचिंग की बात करें तो लैब टेस्ट में ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले मैच करते हैं ब्लड को, फिर उसके बाद क्रॉस मैचिंग करवाते हैं ताकि कोई साइड इफेक्ट ना हो। अब मैचिंग के लिए क्या करते हैं कि जो जिस पर्सन को ब्लड देना है उसका आरबीसी और उसके जो सीरम है उसका टेस्ट किया जाता है इकट्ठे। अब क्रॉस मैचिंग के लिए क्या करते हैं कि देने वाले और लेने वाले का सीरम आपस में कंबाइन करके उसका टेस्ट किया जाता है। अगर एग्लूटिनेशन हो गई तो हम उस डोनर को रिजेक्ट कर देंगे। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ड्यू टू एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। अब इधर बताया है कि अगर ब्लड ग्रुप मैच ना करें, एग्लूटिनेशन हो जाए, तो उसकी वजह से पेशेंट में फीवर हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं, किडनी फेल हो सकती हैं, शॉक, पेशेंट सदमे में जा सकता है और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो इधर वही चीज़ बताई हुई है कि अगर जो एंटीजन है और एंटीबॉडीज हैं ये आपस में ऑपोजिट ना हो, सेम हो जाए, तो उसकी वजह से जो बॉडी है उसके लिए रिएक्ट कर देती है। एलर्जिक रिएक्शन शो होते हैं इम्यून सिस्टम की वजह से। अब अगर स्वेयर किस्म का ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है तो उसके नतीजे में किडनी फेल हो जाएगी, पेशेंट ओवरऑल बॉडी सिस्टम शट डाउन होना शुरू हो जाएंगे, डेथ हो सकती है। काजेस फॉर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता क्यों है? हीमोलाइटिक रिएक्शन की वजह से। हीमोलाइटिक रिएक्शन ये होता है कि जो रिसीव करने वाले की एंटीबॉडीज हैं वो डोनर आरबीसी के साथ अटैच होकर एग्लूटिनेशन कर देती हैं और उसको साथ मिलके उसको ऊपर अटैक करती हैं। इसको फॉरेन पार्टिकल समझ के अटैक करके उनको उसकी हीमोलाइटिक रिएक्शन शो करना शुरू कर देती हैं और ये जाके किडनी को ब्लॉक कर देते हैं, उसका पाथवे ब्लॉक कर देंगे, किडनीज फेल हो जाएंगी। साइन एंड सिम्टम ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। दो तरह के साइन एंड सिम्टम होते हैं, एक नॉन हीमोलाइटिक साइन एंड सिम्टम होते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं, और एक हीमोलाइटिक। नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन वो हैं जो कि मिनट से घंटों तक आहिस्ता आहिस्ता शो होते हैं, जैसे बुखार हो गया, ब्रीदिंग में मसला आ रहा है, खारिश हो रही है पेशेंट को। हीमोलाइटिक रिएक्शन वो होते हैं जो फौरन भी शो हो सकते हैं, जो कुछ टाइम के बाद भी शो हो सकते हैं। फौरन जो शो होंगे उसमें क्या होगा, मिनट्स लगते हैं पेशेंट का कोई भी साइड इफेक्ट शो होने में। जैसे पेशेंट को ठंड लगना शुरू हो जाती है, अचानक बुखार हो जाता है, हार्ट रेट तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, लंग्स काम करना छोड़ जाते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं रहती, नोजिया, वोमिटिंग, यूरिन रेट आना शुरू हो जाता है, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है, बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और बॉडी टर्जिड हो सकती है। अब इसके अलावा जॉन्डिस का भी साइड इफेक्ट शो हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे बिलीरोबिन इंक्रीज कर जाएगा। बिलीरोबिन इंक्रीज करेगा तो अगर उसका लेवल 2 से अबव गया, 2 mg पर डेसीलीटर से अबव गया, तो जॉन्डिस अपीयर हो जाएगा, पूरी बॉडी येलोइश होना शुरू हो जाएगी। कार्डियक शॉक हो सकता है। साइमल्टेनियसली हीमोग्लोबिन रिलीज इनटू द प्लाज्मा इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। जैसे ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो ब्लड के हार्ट के ऊपर वर्कलोड इंक्रीज कर जाएगा और हार्ट फेलियर हो सकता है। रीनल शटडाउन का मैंने आगे आपको बता दिया कि जैसे ये जो आरबीसी
के ऊपर आरबीसी हिमोलाइज होना शुरू हो जाएंगे, टॉक्सिक मटेरियल किडनी की तरफ मूव कर जाएंगे, ब्लड वेसल की तरफ मूव कर जाएंगे, ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन आ जाएगी, कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, रीनल ट्यूब्यूल्स ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से पूरा रीनल सिस्टम शट डाउन हो सकेगा। अब बात करते हैं आरएच फैक्टर की। आरएच फैक्टर वो फैक्टर है जिसको लैंडस्टेयर और वीनर ने डिस्कवर किया। इसको रिसिस मंकी से डिस्कवर किया गया था सबसे पहले, इसी वजह से इसका नाम आरएच फैक्टर रखा गया। ये बेसिकली आपके ब्लड के अंदर डीप एंटीजन प्रेजेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती, उस बेस पे आरएच फैक्टर को डिस्क्राइब किया गया। अब आपके अगर डी एंटीजन मौजूद होगी बॉडी में तो प्लाज्मा में तो आरएच पॉजिटिव होंगे आप, और डी एंटीजन मौजूद नहीं होगी तो आरएच नेगेटिव होंगे आप। तो मोस्टली जो इंडियंस हैं वो 85% तक उनके अंदर आरएच पॉजिटिव होते हैं, आरएच एंटीजन मौजूद होती है। अब 15% तक आरएच नेगेटिव इंडियन मौजूद है। अब ये एक रिसर्च है जिसमें उन्होंने बस पॉपुलेशन के ऊपर सर्वे किया कि किन किन में आरएच फैक्टर मौजूद है, किन में नहीं मौजूद। अब ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ड्यू टू आरएच इनकैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। व्हेन ए आरएच नेगेटिव पर्सन रिसीव आरएच पॉजिटिव फॉर द फर्स्ट टाइम, he is not affected, must his reaction do not occur immediately। क्योंकि पहले उन्होंने बताया कि बॉडी के अंदर आरएच के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर किसी आरएच नेगेटिव पर्सन को आरएच पॉजिटिव ब्लड लगा दिया जाए, मतलब उसके ऑपोजिट ब्लड लगा दिया जाए, तो उसका रिएक्शन शायद महीने बाद शो हो, पर उसका जो रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा कि जो सेल होंगे उसको आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम उसको ख़त्म कर देगा और कोई इतना ख़ास बुरा असरात नहीं पेश आएंगे। हाँ, अगर उसी पर्सन को जिसको पहले एक बार गलत ब्लड लग चुका है, ब्लड ग्रुप लग चुका है, जैसे कि उसका बी पॉजिटिव था, उसको बी नेगेटिव था, उसको बी पॉजिटिव लगा दिया गया है, तो क्या होगा कि पहली दफ़ा तो इतना रिएक्शन नहीं होगा। अगर उसको दोबारा उसी की सेम डोज दे दी गई है तो दूसरी दफ़ा में उसका जो क्योंकि उसके पास जो पहले वाला हमने ब्लड लगाया था उसके लिए उसके पास एंटीबॉडीज डेवलप हो गई होंगी और उसने नेक्स्ट टाइम में ज़्यादा बुरा रिएक्शन शो करना था। अब इधर फर्ज करें कि डोनर है एंटीजन का और उसके पास एंटीबॉडी बीटा है। अब उसको ये ब्लड ग्रुप दे दिया गया बी एंटीजन वाले को और उसके पास अल्फा एंटीबॉडी या फौरन क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगी, हिमोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से ये तीनों मेजर साइड इफेक्ट शो हो सकते हैं। जॉन्डिस हो सकता है, कार्डियक शॉक हो सकता है और रीनल शटडाउन हो सकता है। अब बेसिकली ये आपकी जो लास्ट स्लाइड है इसमें उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्यों ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में। तो उसमें बताया है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या टिश्यू ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, तो उसमें सबसे पहले जो हमें ब्लड ग्रुप सिस्टम का पता होना चाहिए, हमें डोनर का पता होना चाहिए, हमें रिसीवर का पता होना चाहिए। इवन कुछ आपकी जो कुछ कंट्रीज़ में आईडी कार्ड के ऊपर जो ब्लड ग्रुप है वो लाजमी मेंशन किया जाता है, ताकि एक्सीडेंट की सूरत में या कोई भी ऐसा इमरजेंसी इशू आ जाए तो उनको उनके आईडी कार्ड से पेशेंट का ब्लड ग्रुप को पता हो और कोई इनकम्पेबिलिटी वगैरह ना क्रिएट हो। और बाज़ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसकी वजह से जो कंट्रोवर्सीज होती हैं कि पेरेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं, माँ बाप के झगड़े होते हैं रिगार्डिंग देयर ऑफस्प्रिंग, तो इसको भी जुडिशली ठीक किया जाता है।
तो आज के लेक्चर में हमने ब्लड क्लॉटिंग देखा, ब्लड क्लॉटिंग के 13 फैक्टर्स देखे, 3 स्टेजेस देखी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जनरेट होता है, फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमने देखा कि उसके एक्टिवेशन होती है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में, फिर एक्टिवेट फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमने क्लॉट की डेफिनेशन देखी, फाइब्रिनोलाइसिस देखा, फिर क्लॉट रिट्रैक्शन को देखा हमने। उसके बाद हमने AB ब्लड ग्रुप सिस्टम से रिगार्डिंग पढ़ा, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के इनकी कैपेबिलिटी देखी, और हमने लास्ट में इसकी इम्पोर्टेंस देखी कि ये क्यों ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। बहुत आसान सा लेक्चर है आज का, ये ऑलरेडी आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।